20 हो गया। अब बहुत आसान है, अब 21 से लेकर 30 तक ये पूरा का पूरा जो है ये प्रीलिम्स का है ना, ये पूरा पार्ट जो है प्रीलिम्स का है। मेंस में यदि आ जाता है तो सिर्फ ये छोटा छोटा सा पार्ट लिखना है ना, ये पूरा प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। ये प्रीलिम्स एमसीक्यू जो आएंगे उसमें क्या पूछा जाएगा उसके लिए इंपॉर्टेंट है 21 से लेकर 30 तक, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखते हैं क्या बोल रहा है सर्विस ऑफ। अब ये मेन जो मैं हाईलाइट कराऊंगा बस इन्हीं वर्ड्स को आप लोगों को क्लिक करना है। जैसे वेयर द डिफेंडेंट रिसाइड अनदर कोर्ट, जो डिफेंडेंट है वो कहां पे रहता है, अनदर कोर्ट ज्यूरिसडिक्शन। तो फिर सम्मन कहां पर सर्व होगा, हम लोग ये पढ़ रहे हैं, और किस पर सर्व होगा, कैसे सर्व होगा, हाउ एंड वेयर, हाउ वेयर एंड whom, किस पे। देखते हैं हाउ, वेयर और whom, ये तीन वर्ड सबके लिए आने वाले जितने भी हैं। कैसे होगा, तो jurisdiction, a summon issued by one court can be said to another court, ये अपन ने कल ही पढ़ा था, तो मैं इसको थोड़ा सा समझा दूं। यदि हरदा कोर्ट के jurisdiction में यदि हमारा डिफेंडेंट होता तो हम हरदा में ही करवा देते, पर वो तो रहता है भोपाल में, हमारा नीरज जो डिफेंडेंट है वो तो भोपाल में रहता है, jurisdiction चेंज हो गई। आप बोलोगे यस सर jurisdiction चेंज हो गई है, तो क्या करना पड़ेगा, ये मैंने पहले भी समझा दिया था आप लोगों को। अ समन इशूड बाय वन कोर्ट, ये देखा हाउ में आ गए अपन, अ समन इशूड बाय वन कोर्ट हरदा कोर्ट कैन बी सेंट टू अनदर कोर्ट, यानी भोपाल कोर्ट, विद इन और आउटसाइड द स्टेट। आउटसाइड स्टेट लिख दूं यदि, तो जयपुर लिख देता हूं मैं यहाँ पे, आउटसाइड स्टेट। तो इफ द डिफेंडेंट रिसाइड विद इन दैट जुरिस्डिक्शन, तो कहां पे भेजना पड़ेगा, डायरेक्ट नीरज के घर पे नहीं, भोपाल कोर्ट को भेजो, आउटर स्टेट है तो जयपुर कोर्ट को भेजो जहां पर वो रहता है। पहली बात ये समझ गए होंगे। तो ये वाली बात समझ में आई, यदि अनदर जुरिस्डिक्शन में रहता है, विद इन स्टेट रहता है, तो उस कोर्ट में भेज दो, भोपाल में वो जहां भी रहता है, ठीक है, उस कोर्ट में भेज देंगे अपन। अब मेथड, अब मैंने क्या बोला, हाउ तो समझ गए, whom और when किस पे किया जा सकता है। द समन कैन बी सेंड थ्रू कोर्ट ऑफिसर, कैसे भेजा जा सकता है, कोर्ट ऑफिसर के थ्रू, वही सारी चीजें जो हम लोगों ने पढ़ते आए हैं, ये सब ऐसे भेज दिया जाएगा, और एनी अथर, तो ये आपका एक आंसर हो गया। आगे चलते हैं। अब रूल 22, इसका भी एक फॉर्मूला है, 21 से लेकर पूरा का पूरा 30 तक एक फॉर्मूला है, जो मैं इसमें नहीं बता पाऊंगा, मैं आपको बाद में बता दूंगा, ठीक है, जो आपको याद हो जाएगा। जेपीजी करके ऐसे कुछ है, वो मेरे को अभी याद नहीं आ रहा, वो मैं बाद में कर दूंगा, है ना। ठीक, सर्विस विद इन प्रेसिडेंसी टाउन। अब ये प्रेसिडेंसी टाउन हम लोगों ने पढ़े नहीं है, कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, तो प्रेसिडेंसी टाउन 3 होते हैं, तो इसको ऐसे याद रख लो, बीएमसी, ऐसे याद रख लो। प्रेसिडेंसी टाउन कौन कौन से, बीएमसी, बॉम्बे, मद्रास और कैलकाटा, सबके नाम बदल चुके हैं, क्योंकि ये आप लोगों को पता है बहुत पुराना हमारे लॉ ऑन चल रहे हैं। तो अब यहां पे करना है हमको, प्रेसिडेंसी टाउन में हमको सर्विस ऑफ समन करनी है, कहां पर, कैलकाटा में, मैड्रास में और मुंबई में। तो क्या होगा, व्हेन ए समन इज इशूड आउटसाइड द जुरिस्डिक्शन ऑफ दिस टाउन, इनके बाहर किया जा रहा है, यानी देखना ध्यान से पढ़िए, व्हेन ए समन इशूड आउटसाइड द जुरिस्डिक्शन ऑफ दिस टाउन इज टू बी सर्व्ड विद इन, इट मस्ट बी सेंट टू द कोर्ट ऑफ स्मॉल कोर्स कोर्ट इन दिस रिस्पेक्टिव टाउन, है ना। तो इतना वर्ड याद रखिए, कहां पर इनको सर्व करना पड़ेगा, यदि ये वाली कोर्ट है तो बस एक वर्ड आपको जो प्रीलिम्स में आंसर करना है, ये, इसको आपको आंसर करना है बस। मेरी बात समझना, मैं कुछ इसमें पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ आपको आंसर बता रहा हूं, है ना। तो ये इसका आंसर है। जैसे ही आप प्रेसिडेंसी टाउन वाला क्वेश्चन देखो प्रीलिम्स में, फट से आंसर लगा दो, कोर्ट ऑफ स्मॉल कोर्स कोर्ट, इसमें समझाने की कोई भी बात नहीं है ना, समझने की, ठीक है, ये मैं एग्जाम पर्पज से पढ़ा रहा हूं बस। अब आते हैं अपन, अब ड्यूटी ऑफ कोर्ट टू विच समन इज सेंट। अब ऑब्वियस सी बात है, एक हरदा कोर्ट ने कहां पे भेजा था,
हरदा कोर्ट ने भोपाल कोर्ट को भेजा था कि सर नीरज आपके जुरिस्डिक्शन में रहता है, तो उस कोर्ट की ड्यूटी, यानी मैं यहां पे लिख देता हूं ड्यूटी ऑफ भोपाल कोर्ट, ड्यूटी ऑफ भोपाल कोर्ट, क्योंकि इट हैज बीन सेंट बाय द हरदा कोर्ट टू भोपाल कोर्ट। तो a court receiving a summon for the service must be proceed as if, इसको आंसर करेंगे अब, as if it had issued the summon, ऐसा माना जाएगा कि सम्मन किसने निकाला है, हरदा कोर्ट ने नहीं, भोपाल कोर्ट ने ही निकाला जाए। भले ही हरदा कोर्ट ने भोपाल कोर्ट को भेजा है, पर क्या माना जाएगा, ये आंसर है एक तरह का, एज इफ इट हैड इशूड द सम्मन, यानी भोपाल कोर्ट ने ही सम्मन इशू किया, ऐसा माना जाएगा। मेरी बात को ध्यान से समझना है ना। ऐसे एग्जांपल ले लो, मैंने एक लेटर भेजा अनुज के हाथ में, अनुज ने वो लेटर सानिध्य के हाथ में रख दिया, है ना, क्योंकि जो अनुज है वो सर्व नहीं कर पा रहा था, तो उसने वहां पर सानिध्य के हाथ में रख दिया वो लेटर। तो अब मेरे को करवाना किससे था, अनुज से, पर उसने वहां पे उसको आगे सर्व कर दिया क्योंकि उसका जुरिस्डिक्शन नहीं है। तो ऐसा माना जाएगा जो लेटर सर्व किया है वो सानिध्य ने ही सर्व किया है, ऐसा माना जाएगा। ठीक है। आफ्टर सर्विस द कोर्ट मस्ट रिटर्न द सम्मन विद ए रिपोर्ट ऑफ इशूइंग इट, है ना। भोपाल कोर्ट बताएगी कि रिपोर्ट बना के हमने वो सम्मन इशू कर दिया है। सो दैट्स इट, ये इतना आंसर था इसमें। आगे चलते हैं 24 में, बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार प्रीलिम्स में पूछा जाता है, सर्विस ऑन डिफेंडेंट इन प्रिजन, यानी नीरज जो है वो जेल में है। जब नीरज जेल में है तो सम्मन किसको दिया जाए, उसके घर वालों को। अब मैं यदि आप लोगों से क्वेश्चन पूछूं कि यदि नीरज जेल में है तो सर्विस ऑफ सम्मन कहां पर किया जाएगा, कि आपके अगेंस्ट में एक केस इंस्टीट्यूटेड कर दिया गया है, हो सकता है ना, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि नीरज की फैमिली उसके घर में रह रही है और वो कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, कब्जा कर लिया उन्होंने, पर नीरज तो जेल में है। अब नीरज को सम्मन देना है, कैसे दिया जाए, तो उसके घर वालों को सम्मन नहीं देंगे जहां पर वो है। यही एक इंपॉर्टेंस है इस क्वेश्चन की। ऑर्डर 5 और रूल 24, ये नाम से पूछा जाता है क्या, तो हम लोग कहां पे सम्मन सर्व करेंगे, द प्रिजन ऑफिसर इन चार्ज, जो जेलर है, या सीधी सी बात ये करी जाए कि प्रिजन ऑफिसर इन चार्ज, ये इस पे आंसर लगा के आना है आपको। दिस कैन बी डन बाय पोस्ट, कोरियर और ईमेल, दैट्स इट। ये हो गया आपका एक आंसर। अब सर्विस वेयर डिफेंडेंट रिसाइड आउटसाइड इंडिया एंड हैज नो एजेंट इन इंडिया। अब क्या करें भाई, जो नीरज है वो तो इंडिया में रहता ही नहीं है, वो तो कहीं कनाडा, लंदन, पेरिस कहीं भी रह रहा है, तो अब कहां पे सर्व करें, फॉरेन डिफेंडेंट विदाउट एजेंट, है ना, फॉरेन डिफेंडेंट विदाउट एजेंट, यानी कि नीरज का इंडिया में भी कोई एजेंट नहीं है। नीरज जो हमारा डिफेंडेंट है उसका इंडिया में कोई, सीधा सा आंसर ढूंढते हैं अपन इसमें, कैसे, if the defendant reside outside India, has no agent in India, the summon will be sent directly to the defendant's residence abroad, sent directly the defendant resident abroad, सीधे जो लंदन में जहां वो रहता है सीधे वहां पर उसको भेज दो, कोई जुरिस्डिक्शन कुछ नहीं, जहां पे उसके घर का एड्रेस है नीरज के, लंदन में जहां भी वो रहता है, ऑस्ट्रेलिया में, मेलबर्न में, जहां भी रहता है ऑस्ट्रेलिया में, वहां भेज दो उसको। ऑस्ट्रेलिया तो कंट्री है, कंट्री में मेलबर्न होगा, सिडनी होगा, कहीं तो रहता होगा, तो वहां भेज दो। अब मेथड क्या हो सकती है, वही पोस्ट, कुरियर, फैक्स, ईमेल। भाई कौन जाएगा वहां पे सर्विस ऑफ यदि मान लो कि हमारे कोर्ट के अधिकारियों को ऐसा मौका मिल जाए कि आपको सर्विस ऑफ सम्मन करने ऑस्ट्रेलिया जाना है, कनाडा जाना है, लंदन जाना है, तो सारे ही तैयार हो जाएंगे, सर मैं जाऊंगा सर्विस ऑफ सम्मन करने के लिए नीरज के ऊपर, क्योंकि जाना कहाँ है, लंदन जाना है, क्योंकि सारा सरकारी खर्चे पे जाएगा। ऐसा भी पॉसिबल है, ऐसा भी पॉसिबल है, बट अभी तो हम उसको पोस्ट कर देंगे, कुरियर कर देंगे, है ना। तो आई होप ये वाली बात भी समझ में आ गई होगी। चलो आगे, स्पेशल प्रोविजन फॉर बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। भाई ये कंट्री हमारी दुश्मन है
नई दुश्मन बांग्लादेश, पुराना दुश्मन हमारा पाकिस्तान। अब क्या करें इन केसेस में, यदि कोई हमारा डिफेंडेंट है तो इन केस इन्वॉल्विंग डिफेंडेंट रिसाइडिंग इन बांग्लादेश और पाकिस्तान, इसके लिए ये सब प्रीलिम्स के आंसर है ना। ये प्रीलिम्स में आपके नंबर खा जाते हैं यदि आपको ये जो मैं हाईलाइट जो चीजें करा रहा हूं यदि आपने इनको रटा नहीं तो। द समन में बी सेंड टू द कोर्ट, यानी बांग्लादेश की कोई कोर्ट, इन दैट कंट्रीज फॉर सर्विस जहां पर वो रहता है, और टू द स्पेसिफाइड ऑफिसर। ये दो वर्डिंग याद रखनी है आप लोगों को। मैं तो कलर चेंज कर देता हूं। या तो उस कोर्ट में भेज दो, है ना, उस कोर्ट को भेज दो, सेंड टू कोर्ट, या फिर किसी एक स्पेसिफाइड ऑफिसर को, इफ द डिफेंडेंट इज ए पब्लिक ऑफिसर और अ रेलवे एम्प्लॉय, है ना। हो सकता है वो बांग्लादेश में कोई पब्लिक ऑफिसर और रेलवे एम्प्लॉय है ना। यदि वो पब्लिक ऑफिसर नहीं है तो ढाका, जैसे ढाका का एग्जांपल ले जाते हैं, ढाका की कोर्ट में भेज दो, है ना। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, यदि बांग्लादेश की बात कर रहे हैं हम, ये इसलिए इतना फोकस कर रहा हूं क्योंकि ये प्रीलिम्स के आंसर है, ताकि आप गलत ना करो। तो ढाका कोर्ट में भेज दो, मेरे को तो एक ही नाम याद है अभी, ढाका। और पाकिस्तान है, पाकिस्तान में यदि भेजना है आपको तो यदि वो पब्लिक ऑफिसर नहीं है तो लाहौर में भेज दो, लाहौर कोर्ट में। लाहौर कोर्ट वो सर्व करवा देगी, ठीक है। दूसरी, पहली चीज, ये दो चीजें हो गई। यदि वो पब्लिक ऑफिसर है, अब इसमें से यही, यदि वो पब्लिक ऑफिसर है तो इसका आंसर चेंज हो जाएगा। पब्लिक ऑफिसर है तो किसको सेंड करना पड़ेगा, स्पेसिफाइड ऑफिसर, इफ द डिफेंडेंट इज अ पब्लिक ऑफिसर, है ना, और रेलवे एम्प्लॉय। तो उस जहां पर भी वो है तो उसका नाम स्पेसिफाइड कर दो, ये वाला। तो ये दो आंसर है इसमें, है ना, वन आंसर एंड टू आंसर। ये याद रखिएगा, ये प्रीलिम्स के बहुत बड़े क्वेश्चन है जो नंबर कटवा देते हैं, है ना। तो आई होप कि ये याद हो गया होगा आपको। अब आते हैं अपन नेक्स्ट पे। सर्विस इन फॉरेन टेरिटरी थ्रू पॉलिटिकल एजेंट और कोर्ट। अब ये पॉलिटिकल एजेंट जो हमारे आप लोगों को पता है एम्बेसडर वगैरह इंडिया के जो पॉलिटिकल एजेंट होते हैं, यही सब वहां बाहर रहते हैं, पॉलिटिकल एजेंट और कार्ड, है ना। एम्बेसडर सबको पता है, हर कंट्री के वो जो होते हैं सेक्रेटरी, एम्बेसडर जो वगैरह हमारी इंडिया में रहते हैं, है ना। जो हमारे बाहर भी इंडिया के रहते हैं, राजदूत जिनको बोलते हैं हम लोग, उनको भेज रहे हैं हम अपन। देखें क्या है एक्चुअली में, क्या बोल रहा है, सर्विस इन फॉरेन टेरिटरी थ्रू पॉलिटिकल एजेंट और अ कोर्ट। पॉलिटिकल एजेंट जो मैंने अभी बताया, इन फॉरेन टेरिटरीज वेयर अ पॉलिटिकल एजेंट और कोर्ट हैज jurisdiction to serve someone, the summon may be sent through the Ministry of Foreign Affairs और designated authority, है ना। तो हम जो हमारा वहां पे एम्बेसी है उसके पास भेज देंगे, ऐसे समझ लो, है ना। सिंपल समझने वाली बात है, ऐसे समझ लेते हैं बस समझने के लिए। हमें आंसर से मतलब है, यहाँ बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, द समन में बी सेंट थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स और अदर डेजिग्नेटेड अथॉरिटी। जैसे ही आप ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में देखो, ये मैं ट्रिक्स बता रहा हूं आप लोगों को, जैसे ही ये वाला क्वेश्चन आप एग्जाम में देखोगे क्या होगा, क्या क्वेश्चन देखोगे कि सर्विस ऑफ समन टेरिटरी थ्रू पॉलिटिकल एजेंट और कोर्ट। जैसे ही ये वाली चीज दिखे, ये वाला हाईलाइट कर दो, क्या, द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स एंड अदर डेजिग्नेटेड ऑफिसर। सीधे इस पे आप लोग निशान लगा देना, तो आपका आंसर क्लियर। इसमें समझना कुछ भी नहीं है ना, बस। अब हमारे आईएफएस ऑफिसर भी होते हैं, ये समन सेंड टू ऑफिसर इन फॉरेन कंट्रीज, आईएफएस लाइक आईएफएस ऑफिसर। तो सीधा सा आंसर है इसका समन सेंड टू ऑफिसर। जैसे ये देख रहे हैं आप लोगों ने, तो आप लोगों को आंसर ऐसा कैसे लगा देना, क्या लगाओगे, इट मे बी सेंड टू द डेजिग्नेटेड ऑफिसर इन द कंट्री, बस ये इसका आंसर है। इसके अलावा हमें इसमें कुछ भी नहीं पढ़ना है। ये होता है बेयर एक्ट पढ़ना,
अब बेयर एक्ट में से कितनी चीज पढ़नी है ये तरीका बताया है मैंने इसमें, क्योंकि समन के ये जो मैंने ऑलरेडी जैसे ही मैंने शुरू किया था, मैंने शुरू होते ही ये बोल दिया था कि ट्रूली प्योरली एमसीक्यू प्रीलिम्स के हैं, और यदि आपने ये कर लिए हैं तो आपके नंबर कभी भी प्रीलिम्स में कम नहीं आएंगे। 150 नंबर में से कम 130 नंबर तो लाने ही है जनरल कैटेगरी को, फिर SC ST OBC जो कैटेगरी वाइज रहते हैं। और ये छोटे छोटे क्वेश्चन आप गलत करोगे जिनमें कुछ करना ही नहीं है तो अननेसेसरी आपके नंबर कम हो जाएंगे, तो रट लो इन्हें। तो समन सेंड टू ऑफिसर इन फॉरेन कंट्रीज, तो उसका आंसर ये हो जाएगा। सो याद कर लीजिए, है ना। अब सर्विस ऑन सिविल पब्लिक ऑफिसर, सिविल पब्लिक ऑफिसर को भेजना है, कोई भी हमारे यहाँ पब्लिक कलेक्टर को भेजना है, तहसीलदार को भेजना है, सिविल ऑफिसर की बात कर रहा हूं, या रेलवे को भेजना है, रेलवे सर्वेंट को भेजना है, या किसी लोकल अथॉरिटी को भेजना है, नगर पालिका, नगर निगम, नगर पार्षद, इन लोगों को जो अथॉरिटी है उनको भेजना है, तो सीधा सा आंसर निकालेंगे अब अपन। पब्लिक ऑफिसर की यदि बात करें हम लोग, पब्लिक ऑफिसर और रेलवे एम्प्लॉइज को यदि हमें सम्मन भेजना है, क्योंकि केस हम उनके अगेंस्ट में लगा रहे होंगे क्योंकि केस हम किसके अगेंस्ट में लगा रहे हैं, इन लोगों के अगेंस्ट में। तो केस हम किसके अगेंस्ट में लगा रहे हैं, पब्लिक ऑफिसर, रेलवे एम्प्लॉइज और लोकल, ये तीन नाम आप लोगों को रटना है फिर, है ना। किनके, 1, 2 और 3, ऐसे नंबरिंग करने से क्या होता है कि आप लोगों को पता चल जाता है कि ये तीन लोग हैं, सिविल ऑफिसर, सर्वेंट और ये लोकल। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1, 2, 3, ताकि आप लोगों को याद रहे, है ना। तो क्या है इसका आंसर, इफ द डिफेंडेंट इज अ पब्लिक ऑफिसर, रेलवे ऑफिसर और लोकल अथॉरिटी, ये तीनों पे मैंने ऑलरेडी नंबरिंग कर दी, इनमें से कोई एक है, उन्हें आपको सम्मन भेजना है, तो किसको भेजोगे, ये आंसर हो जाएगा वो हमारा। अब इसका आंसर लगा देते हैं अपन, इसका आंसर हो जाएगा क्या, हेड ऑफ द ऑफिस, जो उनका हेड होगा, है ना, जो उनका हेड होगा, किसका, उस पब्लिक ऑफिसर का, उस रेलवे सर्वेंट का, उस लोकल अथॉरिटी का जो हेड होगा, उनको हम लोग भेज देंगे। इन विच द डिपार्टमेंट वर्क्स, हमारे यहाँ बहुत सारे डिपार्टमेंट है, जल विभाग, विद्युत विभाग, है ना, है ना, वाटर बोर्ड, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, एयरटेल, BSNL, जिससे भी आपको प्रॉब्लम है ना, जितने भी आपके आसपास दिख रहे होंगे ऑफिस, पब्लिक ऑफिस, बस दैट्स इट। देखो कितना इजी था, जब इन लोगों का नाम आता है हेड ऑफ द ऑफिस को भेज दो। अब नया नया देख लेते हैं क्या है, रूल 28, इसको कल मैं इसकी ट्रिक बता दूंगा आप लोगों को कि कैसे याद करना है। अब सर्विस ऑन सोल्जर, सेलर और एयरमैन, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को भेजना है, तो किसको भेजा जाए, मिलिट्री पर्सनल है तो सीधी सी बात है उसके कमांडिंग ऑफिसर को भेजा जाता है। आप लोग जब MCQ सॉल्व करोगे ना तो यही मिलेगा आप लोगों को, तो आप लोग देखते ही समझ जाओगे कि ये सर्विस ऑफ सम्मन सोल्जर को करना है, सेलर को करना है, एयरमैन को करना है, तो जिस उनका जो कमांडिंग ऑफिसर है उसको भेज दीजिए आप, है ना, बस। तो क्या माना जाएगा, सम्मन हैज बीन सर्व्ड। तो ये था। अब जो इन लोगों को हम लोग सर्विस ऑफ सम्मन भेज रहे हैं उनकी ड्यूटी क्या है, आप लोगों ने कई लोग जैसे कमांडिंग ऑफिसर के बारे में पढ़ा, हेड ऑफिसर के बारे में पढ़ा अपन ने, और प्रिजन में कमांडिंग ऑफिसर के बारे में, जेलर के बारे में पढ़ा, कमांडिंग ऑफिसर के बारे में पढ़ा, हेड ऑफिस के बारे में पढ़ा। हम लोग ने डायरेक्टली उन पर्सन को नहीं देखे आए, इनके हेड्स को देखे आए, सीधी सी बात है। तो फिर उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, ड्यूटी ऑफ पर्सन ऑफ समवन इज डिलीवर्ड और सेंट फॉर सर्विस, जैसे एग्जाम्पलरी अभी मैंने ये सब बताया जो आप लोगों को, कौन कौन, फिर से नाम लिख देता हूं, जेलर तो नहीं है फिर भी मैं जेलर लिख दे रहा हूं क्योंकि वो प्रिजन में था, दूसरा हेड, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, और तीसरा कमांडिंग ऑफिसर, इनके पास गया है, एक्चुअली में मेन पर्पस पर्सन के पास तो गया नहीं है, तो फिर द पर्सन टू हुम समवन इज डिलीवर्ड, इनमें से कोई एक, सच एज ए प्रिजन, देखो ऑलरेडी लिखा हुआ है, और कमांडिंग ऑफिसर जो ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ पे, must attempt to serve the summon, the person must return the summon with the defendant's written acknowledgement। ये लोग उस पर्सन को जाकर बताएंगे। अब
हेड तो जाएगा नहीं, हेड आपके ऑफिस में जेलर प्रिजनर को बुलाएगा, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट उसके ऑफिस में पर्सन को बुलाएगा, बोलेगा देखो बेटा मिस्टर ये आपके अगेंस्ट में ये समन आया है, कमांडिंग ऑफिसर मिस्टर शोल्जर आपके अगेंस्ट में ये ऑर्डर समन आया है, ऐसा करके फिर बताया जाएगा इनके द्वारा। देन कौन एक्नॉलेज करेगा उसको? द डिफेंडेंट रिटर्न एक्नॉलेजमेंट ऑफ सर्विस, तब माना जाएगा। इफ सर्विस इज इम्पॉसिबल द समन शुड बी रिटर्न विद अ रिपोर्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ फेलियर। यदि ये सब लोग हैं, अब वो पॉसिबल नहीं है तो फिर लिख के भेज भी देंगे ये सारे लोग कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये कमांडिंग ऑफिसर तो बोल देगा सर वो तो अभी बॉर्डर पे बैठा हुआ है, बॉर्डर पे बैठने के कारण अभी तो लड़ाई छिड़ी हुई है और अभी तक तो कुछ भी नहीं कर सकते हम, मैं तो उसको बुला भी नहीं सकता हूं। सो दैट्स इट, एक एग्जांपल। अब लास्ट, सब्स्टिट्यूशन ऑफ लेटर ऑफ समन, है ना। अब क्या कर रहे हैं हम, समन ना भेजते हुए एक लेटर भेज दे रहे हैं, बस समन नहीं भेज रहे हैं हम लोग, वी आर नॉट सेंडिंग द समन, वी आर सेंडिंग लेटर ऑफ समन, है ना। लेटर इन ल्यू ऑफ समन, ऐसे पढ़ लो इसको, लेटर इन ल्यू ऑफ समन। लेटर दूसरा नंबर समन, लेटर भेज रहे हैं ना कि समन। अब इसको जल्दी से समझ लेते हैं क्या है। इन सर्टेन केसेस द कोर्ट में सब्स्टिट्यूटेड लेटर साइंड बाय द जज इंस्टेड ऑफ अ समन, है ना। ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलरली फॉर द डिफेंडेंट इन ए सर्टेन रैंक। अब समझा रहा हूं मैं लास्ट में इस चीज को। दिस लेटर विल कंटेन द सेम डिटेल एज अ समन, जो समन में सारी डिटेल्स रहती है कि दैट द केस हैज बीन इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट यू, सब कुछ वही लिखा रहेगा सम्मन की तरह, बट इट शैल बी अ लेटर नॉट द सम्मन एंड इज ट्रीटेड एज इक्विवेलेंट टू सम्मन। द लेटर में बी सेंट बाय पोस्ट मैसेंजर। और ये ऐसा क्यों? क्योंकि हो सकता है ये कोई एक आईएएस ऑफिसर हो, है ना, आईपीएस ऑफिसर हो, कोई मिनिस्टर हो, इन लोगों को हम लोग डायरेक्ट सम्मन ना भेज के इज्जत से पेश आते हैं, थोड़ा सा बोलते सर, क्योंकि ऐसा करने से क्या होता है इन लोगों से एक्सपेक्टेशन ये रहती है कि दे विल वेल बिहेव्ड, यानी उस चीज को वो हो सकता है सॉल्व कर दें अपने लेवल पर, तो उनसे एक रिक्वेस्ट फॉर्म में भेजा जाता है कि ऐसी ऐसी बात है। सो ये था रूल 30। आई होप कि आज जितना भी हम लोगों ने किया है सारा आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। जो हमने 21 से, जो आज मेन इंपॉर्टेंट जो चीज हमें पढ़नी थी, जो हमारी मेन इंपॉर्टेंट चीज जो पढ़ने की थी आज, वो थी ऑर्डर 5 कर 17 और रूल 20। तो दोनों को हमने बहुत अच्छे से समझ लिया, और ये 21 से लेकर 30 तक का जो हमने पार्ट पढ़ा है ये प्रीलिम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप लोगों ने इसको नहीं पढ़ा, छोड़ दिया, तो कहीं ना कहीं आपके सीपीसी में नंबर कट जाएंगे, है ना, क्योंकि इतना इजी पार्ट छोड़ के करोगे क्या, है ना। तो आई होप कि आज का ये पूरा का पूरा सेशन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। यदि आप इसको ध्यान से पढ़ोगे तो बहुत मजे भी आएंगे और आप लोगों को याद भी हो जाएगा। कल इसकी मैं ट्रिक बता दूंगा 21 से लेकर 30 तक, तो वो भी याद हो जाएगा आप लोगों को, है ना। चलो, क्लियर है आज का सब कुछ? इसमें मेघल का मुझे शो नहीं हो रहा है और मेघल का मैसेज आ रहा है, तो मेघल इसमें कंटिन्यू है। मेघल ने पूरी क्लास अटेंड करी है क्या? क्योंकि अभी मेघल का मैसेज आया यस सर, और ये मेरे को इसमें शो नहीं कर रही है। अच्छा, ठीक है। तो आई होप कि आज की क्लास पूरी क्लियर है। अब अपन, आज नहीं, अब अपन नया कल जो शुरू करेंगे ऑर्डर 9, है ना, उसमें अपन लोग पढ़ेंगे कि समन ड्यूली सर्व्ड होने से नहीं होने से क्या प्रॉब्लम होती है, और दूसरी चीज ये पढ़ेंगे
कि प्लेंटिफ ने केस लगाया और वो नहीं आया तो क्या होगा, और डिफेंडेंट के नहीं आने से केस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कल हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, चलो ओके बाय, टेक केयर। रिपीट, एक्चुअली नेटवर्क इशू था बीच में सर, ओके है ना, ठीक है, तो आप रिपीट में देख लेना। चलो ओके बाय, टेक केयर।